अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमें तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि है पहला है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि हम लेक्चर नंबर 13 के अंदर पहले दे चुके हैं। इसी तरह कर्टसीज हैं और मूवमेंट्स हैं। अच्छा, इन सब के बारे में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हम इन सब की मदद से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि हमें पेज नंबर 106 से लेके 108 तक देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो हमें हेल्प करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप फाइंड करने के लिए, और इसको निकालने का जो तरीका है था वो होगा 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है मीन माइनस मीडियन के आंसर के साथ और डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। अच्छा जी, इसके अंदर यही है क्वेश्चन कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप कैसी है। तो ये बताएगा हमें अगर हम थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करें मीडियन के साथ और इसका आंसर माइनस कर दें मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ, और ये आंसर 0 से बड़ा आ जाए, या फिर Q1 जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल है उसका पॉजिटिव किया Q3 के साथ और माइनस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ मीडियन के साथ, तो आंसर आ जाए हमारे पास 0 से बड़ा, तो हमारे पास शेप कौन सी होगी? पॉजिटिवली स्क्यूड। इसी तरह अगर यही आंसर 0 से छोटा आ जाए, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक नेगेटिव स्क्यूनेस देखने को मिलेगी। अच्छा, ये सारी पुरानी बातें हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास बोली कोफिशिएंट। तो बोली कोफिशिएंट भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कभी कभी पूछा जाता है, तो निकालने का क्या तरीका है? फर्स्ट क्वार्टाइल को थर्ड क्वार्टाइल के साथ प्लस करें और माइनस कर दें 2 मल्टीप्लाई का मीडियन, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टोसिस। अच्छा जी, कर्टोसिस या कर्टोसिस जो है वो कार्ल पियर्सन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। जिस तरह हमें पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसी तरह कर्टोसिस या कर्टोसिस को भी कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हम्प। ठीक है, हम्प आप जानते हैं ना, वो कैमल के बैक पे मौजूद होती है, एक हम्प मौजूद होती है। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हम्प एंड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पिकेडनेस और फ्लैटनेस, यानी कि किसी भी जो कर्व होती है हमारे पास वो कितनी ज़्यादा फ्लैट है या कितनी ज़्यादा उसके अंदर पीक देखने को मिलेगी। यानी कि ये देखें ना, ये पीक कैमल के बैक पे जो होती है ये वाली पीक, इसे कहते हैं हमारे पास, ये होती है वो पीक, इसे कहते हैं हमारे पास हम्प या फिर उसकी पीकनेस। अच्छा जी, इसकी 3 इकसाम मौजूद हैं। पहली है लेप्टोक्रोटिक। लेप्टोक्रोटिक एक ऐसी इसकी किस्म है जिसके अंदर हमें एक हाई वैल्यू ऑफ कर्व की देखने को मिले, यानी कि ये हमें एक लंबी सारी ऊंची सारी पीक देखने को मिले, उसके हम कहेंगे ये एक लेप्टोक्रोटिक है। इसी तरह प्लाटीक्रोटिक के अंदर हमें ऑन द अदर हैंड इफ़ द कर्व इज़ फ्लैट टॉप्ड, यानी कि हमें एक बहुत छोटी सी कर्व देखने को मिले, तो उसे हम कहेंगे ये एक लेप्टोक्रोटिक है। इसी तरह अगर हमें एक नॉर्मल कर्व देखने को मिले, यानी कि ना तो उसके अंदर एक हाई पीक मौजूद हो, ना ही उसके अंदर हमें एक हाई पीक देखने को मिले और ना ही उसके अंदर हमें एक फ्लैट पीक देखने को मिले, बल्कि एक बिल्कुल मीडियम साइज़ की पीक देखने को मिले, तो उसे हम कहेंगे ये एक मीजोक्रोटिक है। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर भी जो हमें इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई हुई है। देखें, सबसे ऊंची वाली जो पीक मौजूद है ये है हमारे पास लेप्टोक्रोटिक। इसी तरह सबसे जो छोटे वाली ये वाली जो पीक है ये है हमारे पास प्लेटिक्रोटिक, और जो मीडियम है, यानी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई है ना ही बहुत ज़्यादा लो है, बल्कि एक मीडियम के अंदर मौजूद है, वो होगी हमारे पास मीजोक्रोटिक। ठीक है, ये 3 इकसाम है हमारे पास कर्टोसिस की। और क्या चीज़ है, ये हमें डिफ़ाइन करता है, मदद करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप देखने के लिए। लेकिन इकसाम तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता कि अब ये निकालनी हो, इसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे निकलती है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि हाउ विल वी मेजर द डिग्री ऑफ पिकेटनेस और कोर्टेसिस ऑफ द डाटा सेट, कि किसी भी डाटा सेट की हमें पीकनेस या कर्टेसिस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वार्टाइल्स की, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वार्टाइल्स की या पेंसेंटाइल्स की। तो फॉर्मूला है K फॉर कर्टेसिस, इसको इक्वल होगा Q.P डिवाइडेड कर देना है P90 माइनस P10 के साथ, और दिस इज नोन एज द परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस। अच्छा जी, ये बात तो होगी निकालने की वैल्यू। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी वैल्यू के मुताबिक जो हमारे पास कर्व बनती है वो कौन सी किस्म की है, कि वो लेप्टो है, वो मीज़ो है, या वो प्लाटी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन शोन डैट K फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, K फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.263, यानी कि प्लाटी के केस के मीज़ो के केस के अंदर हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 0.263, यानी कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होगी, ये एक मीज़ो होगी। एंड दैट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 0.50, यानी कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज आएगी वो 0 से 0.50 होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 से लेके 0.263 के अंदर, तो ये होगी हमारे पास एक प्लाटी, ये होगी हमारे पास एक प्लाटी क्रोटिक। ठीक है, मैं प्लाटी लिख के इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अगर 0.263 पूरी आ जाए तो वो हमारे पास मीज़ो कहलाएगी। इसी तरह 0.263 से लेके वैल्यू आ जाए हमारे पास 0.50, यानी कि इस रेंज के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाए तो ये होगी हमारी एक लेप्टोक्रोटिक। ठीक है, ये हमारे पास एक लेप्टोक्रोटिक कर्व कहलाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक मूवमेंट्स का। मूवमेंट हमें पेज नंबर 110 से लेके 114 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मूवमेंट भी बिल्कुल हमारे पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिफाइन करने में मदद करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है, अ मूवमेंट्स डेजिग्नेट्स अ पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। मूवमेंट्स अबाउट द मीन आर आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट्स और मीन मूवमेंट्स। इसको निकालने के एक ही फॉर्मूला है फॉर आर्थ मूवमेंट, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्थ आ जाएँ, क्वांटिटीज़ आ जाएँ, तो उसके केस में क्या होगा, MR1 इक्वल होगा 1/n समीशन XI माइनस अल्फ़ा। ये A नहीं है, ये अल्फ़ा है, और इसकी होल पावर है R। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू के केस में फॉर द फर्स्ट मूवमेंट M1 होगा 1/n इक्वल M1/n समीशन XI, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू हुआ करेगी, माइनस मीन, ये मीडियन नहीं है, ये है मीन। इसी तरह फॉर सेकेंड मूवमेंट M2 इक्वल होगा 1/n समीशन XI माइनस, ये क्या है, मीन, बिल्कुल मीन, और इसकी होल पावर 2। इसी तरह हम थर्ड की निकाल सकते हैं फॉर मूवमेंट, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकालनी हो उतनी मूवमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आर्थ मूवमेंट अबाउट 0 हो जाए, यानी कि 0 वैल्यू के लिए हमने क्या निकालना होगा, या 0 वैल्यू केस में क्या फॉर्मूला होगा, MR1 इक्वल होगा 1/n समीशन XIR, और ये वाला जो अल्फ़ा होगा ये कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल उससे पहले मूवमेंट्स इन द केस ऑफ ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा यानी कि ऐसा डाटा जिसके अंदर हमें फ्रिक्वेंसी देखने को मिले, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, MR1 इक्वल होगा 1/n FI, यानी कि वो वाली वैल्यू F की जो वैल्यू होगी समीशन XI माइनस मीन, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, R। इसी तरह यह दूसरा फार्मूला है MIR इक्वल 1/n FI समीशन XI माइनस अल्फ़ा, और उसकी वैल्यू R।
अच्छा जी, नीचे हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में अक्सर ही पूछी जाती है। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, हमने पहले 4 मूवमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग सेट, सेट हमारे पास दिया गया है 45, 32 और ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमने करना है, हमने एक्स आई की जो वैल्यू है उसको अरेंज किया। देखिए सबसे पहले छोटी वैल्यू 32, फिर 36, 36, 37, 39, इसी तरह हमने सारी वैल्यू को अरेंज कर लिया और नीचे हमने इनके समीशंस निकाले हुए हैं, ये हमारे पास समीशंस है। इसी तरह हमने मीन निकाला। मीन क्या निकालने का तरीका है? मीन निकालने का तरीका है कि हमने मीन यानी कि टोटल वैल्यू का समीशन लिया जो कि 360 था, और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दिया तो 40 आंसर आया। 40 हमारा क्या है? ये एक मीन है। इसी तरह हमने एक्स आई माइनस मीन का जो निकाला तो वो आया, सबसे पहले देखें 32 माइनस 40 तो आंसर आया -8, 36 माइनस 40 तो आंसर -4, 36 माइनस 40 ये वाला 40 जो मीन है था आया -4, 37 माइनस 40 -3, 39 माइनस 40 तो -1, और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली और एंड पे उनका हमने समीशन फाइंड कर लिया। इसी तरह एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर दे लिया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास इसका हम जस्ट मैंने मीन लिया। तो देखिए -8 का स्क्वायर लूँगा तो 64 आ जाएगा और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। -4 16, -4 फिर 16, -3 9, 1 का 1 रहेगा, यहाँ भी 1 का 1, 5 है तो उसका स्क्वायर लेंगे 25, 6 है तो 36 और 8 है तो 64, और सबका समीशन लिया तो हमारे पास 232 इसका समीशन आ गया। और इसी तरह हमने क्यूब भी ले लिया और उसकी फोर्थ वैल्यू भी निकाल ली और उनके हमने नीचे समीशन भी फाइंड कर दिए। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट जाके ये आ गया फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड के केस में अंदर बस यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लगाना होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और फोर्थ के अंदर हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे जस्ट 4 वैल्यू लगानी होगी और हमारे पास वो फोर्थ मूवमेंट निकल आएगा। तो ये आप लोगों ने करना है, लाजमी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जाती है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जाती है। तो गाइस ये था हमारा लेक्चर, आई होप सो आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।